नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी वाकई तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं? अब अगर गोदी मीडिया के चैनल्स पर अगर आप यकीन करें तो मोदी और मोदी की पार्टी यानी बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ, आप यूं कह सकते हैं रिकॉर्ड बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौट रही है। और रजत शर्मा जी काफ़ी मेहरबान रहते हैं वैसे भी मोदी जी को। इनका जो चैनल है इंडिया टीवी, इसने हाल के सर्वे में बीजेपी को 362 सीटें दी। और रजत जी के चैनल का कहना है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो मोदी अपनी जीत के पुराने रिकॉर्ड तोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों, जो देश के हालात हैं इस वक्त, ये जो बातें हैं कतई सच नहीं। हकीकत कुछ और है। और अगर आप हिंदी हार्टलैंड देखें, अगर आप हिंदी पट्टी देखेंगे, उत्तर भारत देखेंगे, तो बिहार स्थिति बहुत अच्छी नहीं है बीजेपी के लिए। झारखंड, जहां वो सरकार गिराना चाहती है बीजेपी, स्थिति अच्छी नहीं है। छत्तीसगढ़, बीजेपी सबसे वीक पोजीशन पे है। मध्य प्रदेश, बीजेपी यहां पर सरकार गिरा के उसने सरकार बनाई है। और राजस्थान, हरियाणा, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। और इनमें से तीन राज्य, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये तीनों बहुत अहम हैं क्योंकि यहाँ अगले साल ही चुनाव होने जा रहे हैं। और ये चुनाव मोदी जी के भविष्य को कहीं ना कहीं तय करेंगे। जी हाँ, एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। और दोस्तों, ज़मीनी सच ये है कि इन तीनों राज्यों में, जी हाँ, एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जिन्हें बीजेपी का गढ़ कहा जाता था, गढ़, भगवा का गढ़, संघ का गढ़, इसी गढ़ में बीजेपी का किला बहुत कमज़ोर है। और ऐसा लगता है कि यहीं से जो राह निकलेगी, उस राह में गुलाब कम मोदी जी के लिए काटे जाता है। अब दोस्तों, यूं तो ये कहा जाता है कि बीजेपी एक काडर बेस पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, उसके पीछे संघ का चेकमेट है, और फिर मोदी जैसा एक प्रधानमंत्री प्रचंड बहुमत के साथ उन्होंने सबको डिसिप्लिन कर दिया है, कोई चू नहीं करता है। सच ये है कि ये जो राज्य, ये तीनों राज्य जो गढ़ रहे हैं बीजेपी के, यहाँ घमासान मचा हुआ है, अंतर कले है। और बहुत से ऐसे बड़े नेता हैं भाजपा में जो एक दूसरे को अंग्रेजी में कहते हैं आई टू आई नहीं देखते। दरअसल जिसे बीजेपी का सबसे मजबूत किला कहा जाता है, आज वही राज्य बीजेपी की सबसे कमज़ोर कड़ी है। और इसके पीछे एक कहानी है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, संघर्ष है, सत्ता संघर्ष। और उसके केंद्र में कहीं ना कहीं इस मुल्क का मौजूदा बादशाह है, मोदी हैं। और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इसको समझ लीजिए तो कमज़ोर कड़ी बीजेपी की आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी। ये ग्राफिक्स देखिए। अब दोस्तों, 2013-14 का वो एक टर्बुलेंट टाइम हिंदुस्तान की राजनीति में, जब बीजेपी सत्ता से बाहर थी, यूपीए 2 की सरकार थी, अन्ना आंदोलन चरम पर पहुंचकर बिखर चुका था और जनता पूरी तरह से सरकार से, सिस्टम से, व्यवस्था से त्रस्त आ चुकी थी। जी हाँ, आप कह सकते हैं 2013-14 का वक्त, लोकसभा चुनाव से पहले का। उस वक्त जो बीजेपी लीडर पावर में थे, सत्ता में थे, वो नरेंद्र मोदी थे, सीएम गुजरात थे उस वक्त। वसुंधरा राजे राजस्थान की सीएम थी। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम थे। और रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। और ये जो 4 मंत्री हैं, इसमें जो सीनियर थे वो नरेंद्र मोदी नहीं थे, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान। एक्सपीरियंस रमन सिंह को भी बहुत था, लेकिन उनका स्टेट छोटा था। और ऐसे में कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये चारों ही लोग प्रधानमंत्री की दौड़ में कहीं ना कहीं चैलेंजर थे। जी हाँ, सुषमा स्वराज, लालकृष्ण आडवाणी और जेटली के बाद अगर कोई 4 बड़े नेता थे जिनके पास सत्ता थी उस वक्त, वो यही थे। इस कहानी में एक और पेच था, और पेच ये था कि जो वसुंधरा राजे थीं, जी हाँ, राजमाता की बेटी, आडवाणी की और अटल जी की बहुत प्रिय थी। और सच तो ये है कि आडवाणी और अटल ने ही वसुंधरा राजे को
ताज पहनाया था मुख्यमंत्री का। हालांकि अगर अनुभव में देखेंगे, तजुर्बे में देखेंगे, तो 1985 में वो एमएलए बन गई थी, जब मोदी जी प्रचारक थे, संघर्ष कर रहे थे। और उस वक्त अगर आप देखें तो एक्सपीरियंस में आपको शिवराज सिंह चौहान भी कमतर नहीं दिखेंगे। 1991 में वो एमपी हो चुके थे, 5 बार के एमपी, तब जाके मुख्यमंत्री बने। तो शिवराज का एक्सपीरियंस ज़्यादा था, वसुंधरा राजे का एक्सपीरियंस ज़्यादा था, और मोदी जी एक कंट्रोवर्सी में फंसे थे गुजरात राइट्स की, और इसके अलावा एक छोटा सा स्टेट था और हिंदी भाषी नहीं था। तो जो हिंदी बेल्ट थी उसमें 2 नेता इमर्ज हो रहे थे, अडवाणी जी की पूरी बैकिंग थी। और यहीं से कहानी शुरू होती है कि ये राज्य किस तरह से सत्ता में आने के बाद मोदी ने धीरे धीरे यहाँ नए नेता पैदा किए। और ये जो नए नेता पैदा हुए, इन्होंने ही जो मुख्यमंत्री थे, कहीं वसुंधरा राजे, कहीं रमन सिंह, कहीं शिवराज सिंह चौहान, इनको चैलेंज कर दिया। और इस चैलेंज का, इस अंतर कलह का असर ये हुआ कि बीजेपी का जो किला था उसमें दरारें पड़ने लगी, खेमेबाजी की दरारें। अब सच तो यह है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री की दौड़ में कई कंपटीटर्स थे। सुषमा स्वराज भी थी, आप कह सकते हैं राजनाथ सिंह थे, नितिन गडकरी थे, और हो सकता है अडवाणी जी भी रहे हों। लेकिन मैदान जंग में, फील्ड में जो असली कंपटीटर थे वो 2 थे, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान। एक्सपीरियंस में, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस में दोनों के पास मोदी जी से ज़्यादा तजुर्बा था। इसलिए जब 2014 में मोदी जी सत्ता में आए और अडवाणी जी किनारे किए गए, उसके बाद आप कह सकते हैं मुरली मनोहर जोशी, इनकी ताकत कम की गई, किनारे कर दिया गया। शांता कुमार, यशवंत सिन्हा, एक लंबी फेहरिस्त है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मैदान जंग में जो फील्ड में थे शिवराज और वसुंधरा, इनको टारगेट किया गया। और इतना टारगेट किया गया कि आप कह सकते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में जिलों जिलों में बीजेपी बट गई। अब बीजेपी के जो इनसाइडर्स हैं, जो बीजेपी को पत्रकार बरसों से कवर कर रहे हैं, उनका ये मानना है, वो स्वीकार करते हैं ऑफ द कैमरा, कि कहीं ना कहीं राजस्थान में हो या मध्य प्रदेश हो, वहाँ पर एक वसुंधरा लॉबी है और एक गुजरात लॉबी है। यानी जो नेता हैं वो इन वफादारियों में बटे हुए हैं, कैंप्स में बटे हुए हैं। और यही चीज़ कमोबेश मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की एक लॉबी है, और एक लॉबी गुजरात लॉबी है, यानी अमित शाह और मोदी जी की लॉबी है। अब हकीकत यह है कि शिवराज सिंह चौहान, जिनकी सरकार चली गई थी और किसी तरह से खेल करके वो सरकार वापस आई, थोड़ा सा लो प्रोफाइल है। लेकिन शिवराज जानते हैं कि वो एकमात्र मुख्यमंत्री थे बीजेपी के जिनके खिलाफ सीबीआई जांच मोदी जी ने कराई। जी हाँ, व्यापम जांच। और जब वो सरेंडर हो गए पूरी तरह, तब उस जांच को कहीं ना कहीं डाइल्यूट किया गया। ये स्थिति और ये जो घमासान है, ये कोई 2013-14 से नहीं है, आज भी बीजेपी में ये घमासान जारी है। अब ये मध्य प्रदेश की तस्वीर है, हालांकि गोदी मीडिया आपको ये तस्वीर नहीं दिखाएगी, लेकिन हकीकत ये है कि एक तरफ शिवराज सिंह चौहान हैं और दूसरी तरफ ये जो घमासान अंतरकलह, उसमें कुछ नेता हैं जिनको आप कह सकते हैं, जिनकी पीठ पर गुजरात लॉबी का हाथ है, दिल्ली दरबार का हाथ है। और सबसे ऊपर हैं अमित शाह के चहेते BD शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष हैं, नरोत्तम मिश्रा हैं, पुलिस सारी इनके हाथ में है, और कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि एक साइलेंट कू, एक थोड़ा सा बगावत। हालांकि आज की तारीख में मिश्रा जी, पंडित जी की थोड़ी चौहान साहब से बन रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया नए मेहमान, और आप कह सकते हैं संघ परिवार के, एक पुराने परिवार से आए, कांग्रेस से होते हुए। आज की तारीख में सिंधिया मोदी के सबसे करीबी हैं, और इसमें कोई ताज्जुब नहीं होगा कि वो भविष्य में मध्य प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री बने। नरेंद्र सिंह तोमर, हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर का किसान आंदोलन में कद थोड़ा कम हुआ है, लेकिन आज भी जहां तक वफादारी की बात है तो मोदी के बहुत करीबी हैं। और मोदी ने ही नरेंद्र सिंह तोमर को आप कह सकते हैं नरेंद्र सिंह तोमर बनाया है। अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसका असर ये है कि नगर निगम चुनाव में बीजेपी को अपने गढ़ में मात खानी पड़ी, जो उसके गढ़ थे पारंपरिक, और एक डेंट लगा है शिवराज सिंह चौहान को। लेकिन मोदी चाहते हैं कि अभी शिवराज को डिस्टर्ब ना किया जाए, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो अगले साल या फिर 2024। लेकिन अगर लंबी पारी होती है तो ये शिवराज को भी मालूम है कि उनका सफ़र अब बहुत लंबा नहीं है,
चाहे मोदी उनसे नाराज हों या ना हो। अब दोस्तों, किसी भी फौज में अगर जनरल ही आपस में लड़ जाएं, वही तलवारें खींच लें, तो फिर क्या होगा। और राजस्थान में यही हाल है भाजपा का। हर आदमी तलवार खींचे हुए है, हर आदमी महाराणा प्रताप है और हर आदमी किसी चेतक पे बैठा हुआ है। और सबने कहीं ना कहीं एक सब्ज़बाग संजो रखे हैं मुख्यमंत्री बनने के। और इसीलिए सबसे ज़्यादा अगर घमासान, सबसे ज़्यादा अंतर कलह कहीं है तो राजस्थान में है। वसुंधरा जी एक तरफ हैं और सबसे ऊपर जो लिस्ट में हैं गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, किंग्स कॉलेज लंदन के पढ़े हुए हैं, बातचीत में बहुत विनम्र हैं, मोदी के खास हैं। लेकिन उनका एक बड़ा ऑपरेशन फेल हो गया जिसमें वो सचिन पायलट और गहलोत को लड़ा रहे थे। उसके बाद थोड़ा सा उनका कद थोड़ा सा कम हुआ है, यहाँ तक मुख्यमंत्री की कुर्सी की बात है। राज्यवर्धन राठौर शूटर हैं और आज भी उनके निशाने पर कुर्सी होगी, ज़रूर होगी उनके निशाने पर जयपुर की कुर्सी। सांसद हैं गुलाब चंद कटारिया। अब गुलाब चंद कटारिया अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं और पीछे से अमित शाह की हवा है। नेता विपक्ष हैं, पुराने नेता हैं भैरव सिंह शेखावत के टाइम के। और राजेंद्र राठौर, ये भी एक उभरते हुए नेता, पुराने नेता लेकिन उभरते हुए बल्कि चुनौती हैं वो वसुंधरा राजे के लिए। उपनेता विपक्ष हैं और भी लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये जो अंतरकलह है, जहाँ पर खेमेबाजी है, जहाँ पर गुजरात लॉबी ने बांट दिया है भाजपा को राजस्थान में, इसका एडवांटेज गहलोत साहब को मिल रहा है, अशोक गहलोत को। और उदयपुर की घटना होने के बाद, उदयपुर की घटना से जहाँ पूरे राज्य में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण था, हिंदू मुस्लिम हो रहा था और बीजेपी को लग रहा था जैसे उसका एक पुनर्जागरण हो रहा है, उसके बावजूद सचिन पायलट और गहलोत की लड़ाई के बावजूद, कोल्ड वॉर के बावजूद, शीत युद्ध के बावजूद बीजेपी शायद ही वहां पर एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दोहरा पाए 2014 से पहले वाली। मुश्किल लग रहा है क्योंकि अंतरकलह बढ़ती जा रही है जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं। अब दोस्तों, छत्तीसगढ़ का तो मैं जिक्र ही नहीं करना चाहता क्योंकि कहीं ना कहीं लोग कहते हैं ऐसा, खासकर बीजेपी के अंदर, कि रमन सिंह और मोदी जी में बहुत ज़्यादा बनती नहीं थी। और रमन सिंह का जो हमने फॉल देखा है पिछले कुछ सालों में, उसके बाद वहाँ पर बीजेपी का कोई बड़ा लीडर है ही नहीं। मिसाल के तौर पर जो लीडर अपोजिशन हैं धर्मलाल कौशिक, इनका अगर मैं आपको फ़ोटो दिखाऊं, तस्वीर दिखाऊं धर्मलाल कौशिक जी की, तो शायद आप पहचान नहीं पाएंगे बहुत से लोग छत्तीसगढ़ के बाहर। कुल मिलाकर बीजेपी एक वीक अपोजिशन के तौर पे है और बीजेपी के अंदर धार नहीं आ रही क्योंकि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ को मोदी मॉडल पे चला रहे हैं, पूरी तरह से ग्रिप में ले लिया छत्तीसगढ़ को। इसलिए छत्तीसगढ़ में वाकई बीजेपी सबसे कमज़ोर विकेट पे है और मैं इसलिए इस कहानी को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। अब दोस्तों, जितनी घमासान राजस्थान में, उससे कहीं ज़्यादा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी का हाल अच्छा नहीं, कहानी अच्छी नहीं। और महंगाई, बेरोज़गारी और इस तरह का जो मुद्दे बढ़ रहे हैं खासकर, वो भी बीजेपी के लिए परेशानी का सबब हैं। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव जो अगले साल होंगे और उसके चंद महीनों बाद लोकसभा चुनाव होंगे, 60-65 सीट फंस सकती हैं क्योंकि सबसे बड़ा चंक 29 सीटों का मध्य प्रदेश से है, उसके बाद राजस्थान है और फिर छत्तीसगढ़ है। लेकिन इन सब के पीछे एक तस्वीर और भी है। अब दोस्तों, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश का कलह तो आपने जान लिया, लेकिन इसी हिंदी पट्टी में जो जिसे आप गढ़ कहते हैं भाजपा का, एक प्रदेश हम भूल रहे हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश, जहाँ योगी जी प्रचंड बहुमत के साथ दिखते हैं, लेकिन वहाँ भी घमासान कम नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि डायरेक्ट फाइट अगर आपको कहीं देखनी है, इन फाइटिंग योगी वर्सेस शाह, तो आप उत्तर प्रदेश का ये वीडियो ज़रूर देखें जो मैंने 2-4 दिन पहले बनाया था। डिटेल में सारी चीज़ें हैं। जिस ये है कि कहीं पर डिप्टी सीएम योगी से भिड़ रहे हैं, तो कहीं कोई राज्य मंत्री सीधे इस्तीफा अमित शाह को भेज रहा है और कोई जितिन प्रसाद जैसा मंत्री, उस पर तबादले के आरोप हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं। एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जा रहा है। जी हाँ, कीचड़ उछाला जा रहा है एक दूसरे पर। और हालत ये है कि उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी भी बढ़ती नज़र आ रही है और ये भी एक अच्छा संदेश नहीं है 2024 का मोदी जी के लिए। अब दोस्तों, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया था क्योंकि रजत जी ने, इंडिया टीवी ने एक ऐसी तस्वीर पेश करी कि जैसे लग रहा था कि मोदी जी के 2024 के रास्ते में
गुलाब ही गुलाब बिछे हुए हैं, गुलाब ही गुलाब बिछे हुए हैं। मैंने कोशिश करी कि गुलाब के नीचे जो कांटे हैं जिनको छुपाया इंडिया टीवी ने, मैं चाह रहा था कि वो कांटे भी आप देखें और आप खुद तय करें कि वाकई मोदी जी के लिए क्या जो सफ़र है वो आसान है या मुश्किल है, क्या वाकई गुलाब जैसा रास्ता है या फिर कांटे भी हैं, ये आपको तय करना है। तो ये आज का मसला था जो मैंने आपके सामने रखा, और मैं चाहूँगा आखिर में कि अब आपकी बारी है सुनने को कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए, नातेदारों से कहिए कि सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, ये सारे काम करिए। उससे क्या होगा कि आवाज़ दूर तक जाएगी, क्योंकि आवाज़ आपकी आवाज़ है। और गोदी मीडिया के दौर में आपका फ़र्ज़ है कि इस आवाज़ को और जगह दें, क्योंकि आपके हौसलों से ही ये आवाज़ आप तक पहुंच रही है। आज बस इतना ही। नमस्कार।